साथियों, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जन हस्तक्षेप की तरफ से हमने बुलाई है। ये जन हस्तक्षेप की रिपोर्ट जो जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई थी उसके बाद जो वहाँ पे जो डेवलपमेंट्स हुई उसके बारे में रिपोर्ट जारी करने के लिए। दरअसल हिंसा हुई और उसके हिंसा के क्या क्या पक्ष हैं, क्या पहलू हैं, ये सारे तो मालूम हैं लोगों को और काफ़ी कुछ आया भी है मीडिया में। लेकिन उसके बाद भी लगातार इस तरह की खबरें आ रही थी कि इलाके में काफ़ी डर का माहौल है और दहशत भी है, ठीक है। और हमें ये भी पता चल रहा था कि पुलिस की तरफ से काफ़ी ज़्यादा दबिश दी जा रही है उस इलाके में। तो इन्हीं बातों की तहकीकात करने के लिए जन हस्तक्षेप की एक टीम वहाँ जहांगीरपुरी गई, जिसमें कि मैं विकास बाजपेयी जो जन हस्तक्षेप का संयोजक हूँ, मैं था और मेरे साथ 4 साथी और थे, पंकज, चंदन, हरेंद्र और रूपक। तो हम लोग सब गए थे। हम ये जून में 19 जून को हम लोग जहांगीरपुरी गए। और जो मैं मुख्य बातें जो हैं वो रख देता हूँ, उसके बाद आप जो सवाल वगैरह पूछेंगे तो उसका हम जवाब देंगे। बाकी पूरी विस्तृत रिपोर्ट भी है। ये जो प्रेस रिलीज़ है इसमें तो थोड़ा समरी दी है, उसका संक्षिप्त में दिया गया। पूरी विस्तृत रिपोर्ट भी है जो आपको अवेलेबल करा देंगे हम लोग। तो इसमें देखिए 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो ये कि सी ब्लॉक जो एक वहाँ पे बंगाली मूल के मुसलमान ज़्यादा हैं संख्या में, और ये जो हैं ये बांग्लादेश के बंगाली ने, हालांकि हम ये नहीं कह सकते कि एक भी नहीं होगा, लेकिन अधिकतर ये वो लोग हैं जिन्हें कि जमुना पुष्टा से 71-72 के आसपास वहाँ जहांगीरपुरी में पुनर्स्थापित किया गया। बहुत से बुजुर्ग लोग वो इस तरीके के भी मिले जिन्होंने बताया कि वो 1971 में या 72 में इंदिरा गांधी की सरकार ने उन्हें लोहे वाले पुल के वहाँ से हटा के यहाँ पे बसाया था, और उनके बाद की जनरेशन्स जो हैं वो भी हैं वहाँ पे। तो दूसरी बात एक ये कि जो वहाँ पे कुछ हिंदू परिवार भी हैं जो वहाँ रहते हैं, और इस पूरे जो डिस्टर्बेंस हुआ, जो वहाँ झड़पें हुई, उसमें उन परिवारों को ज़रा भी कोई इस तरीके का नुकसान या वो नहीं है, बल्कि उनका खुद का कहना था। गली नंबर 6 में 2 परिवार, 2 ही परिवार थे हिंदुओं के, उनका ये कहना कि हमें यहाँ कोई दिक्कत कभी भी किसी किस्म की महसूस नहीं हुई। और बावजूद इसके कि वो झगड़े हुए, लेकिन ये कि वो झगड़े उसमें कोई स्थानीय लोग सम्मिलित नहीं थे। ये और उनके अपने बड़े सौहार्दपूर्ण संबंध अपने पड़ोसियों से, बाकी सबसे हैं वहाँ पे। तो दूसरी बात एक ये कि जितने भी लोगों से बात करी, और मेरे ख्याल से करीब 25-30 लोगों से तो डिटेल में बातें हुई, उनका ये कहना था कि ये पहली मर्तबा है कि जहांगीरपुरी में उनके जीवन काल में, या जहाँ तक उनको याद है, कि कभी इस तरीके का जुलूस कोई हनुमान जयंती पे निकाला गया वहाँ पे। इससे पहले कोई हनुमान जयंती वगैरह का जुलूस कभी नहीं निकला था, ठीक। और ये जुलूस, जैसा कि ऑलरेडी ये पता है कि वही लोग, लेकिन दिन में 3 दफ़े जुलूस निकाला गया वहाँ पे, ठीक है। 3 दफ़े जुलूस निकाला, और बार बार जबकि ये कोशिश थी कि किसी तरीके से भड़काया जाए लोगों को, ताकि कुछ इस तरीके की झड़प हो। तो ये बातें थी साथ में। और हमने जो अपनी तहकीकात के दौरान मालूम किया, अब तो खैर वो चार्जशीट दायर कर दी है, और चार्जशीट में ये आया कि 30 मुसलमान लोगों को आरोपित किया गया है, और उसमें 7 हिंदू हैं जिनको आरोपित किया गया है उसमें। लेकिन मज़े की बात यह है कि जबकि हमने ये देखा कि जो जुलूस निकला, उस जुलूस में कौन लोग हथियार लिए हुए थे, तलवारें किन के हाथ में थी, फायर आर्म्स किन के पास में थे, वो उसके तमाम वीडियोस मौजूद हैं कि वो जुलूस में जो चल रहे लोग थे वो ये सारे हथियार लहरा रहे थे उसमें। लेकिन जो पुलिस ने अपनी FIR दायर करी है
उसमें उन्होंने कहा कि जुलूस पूरी तरह शांतिपूर्ण था। कुछ लोगों ने और वो ये मेंशन नहीं करते कि किन लोगों ने, कि वो जुलूस में जो चल रहे लोग थे वो हथियार से लैस थे। कुछ लोगों ने हथियार वहां पे लहराए और हथियारों हाथ में लेके वो जुलूस बड़े शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। मस्जिद के आगे पहुंचा और मस्जिद में से वो एक अंसार नाम का एक व्यक्ति वो अपने कुछ साथियों के साथ आया, बहस हुई और बहस आगे बढ़ गई और देखते देखते पथराव शुरू हो गया उसमें। तो उन्होंने पूरी कोशिश ये करी है कि जो इसमें अगर इस तरीके से कहा जाए कि भाई अगर ये हिंदू मुसलमानों के बीच में झगड़ा था तो हिंदू पक्ष तो वो था जो जुलूस में चल रहे थे उसमें, लेकिन उनको पूरी तरह शांतिपूर्ण बताया है। वो कोई हथियार नहीं लेके चल रहे थे और सारा जो एक तरीके से एक तरफा जो आरोप है वो मुसलमानों पे उन्होंने मढ़ा है इसमें। और ये सिर्फ मैं नहीं बल्कि कोर्ट के इसमें जो कुछ टिप्पणियां आई हैं, वो जो ट्रायल कोर्ट में जहां बेल वगैरह के मैटर्स चल रहे थे, तो उसमें उससे मैं कुछ बातें रखना चाहूंगा कि कोर्ट ने क्या कहा है इस बारे में। कोर्ट ने बड़ा स्पष्ट It is fairly admitted on behalf of the state that the last procession which was passing through, during which the unfortunate riots took place, was illegal, having no prior permission from the police. If that was the situation, then the contents of the FIR itself show that the local staff of the police station Jahangirpuri, led by Inspector Rajiv Ranjan, as well as other officials from DCP Reserve, were accompanying the said illegal procession on its route instead of stopping it. और सिर्फ इतना ही नहीं, कोर्ट ने कहा है कि ये जो ऑर्डर है एएसजे ने, असिस्टेंट एडिशनल सेशन जज ने, कि ऑर्डर कोर्ट का जो है पुलिस कमिश्नर को भी भेजा जाए ताकि जो जिम्मेदार पुलिस अफसर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये तक कोर्ट ने अपने उसमें कहा है। अब जो एफआईआर में जिस तरीके से जो बात लिखी गई, स्टोन पेल्टिंग एंड गन फायरिंग बाय सम एंटी सोशल एलिमेंट्स on peaceful शोभा यात्रा being taken out on the occasion of Hanuman Jayanti led to communal clashes. Means वीडियोस में जो देखा गया, जो सबने देखा है, वो वीडियोस भी मौजूद हैं, उसको एकदम नकारते हुए पुलिस ये कह रही है कि शांतिपूर्ण यात्रा थी, उसके ऊपर दूसरे लोगों ने पत्थरबाजी करी और उस पर अटैक किया। ब्रीच ऑफ पीस एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी बीइंग सेट ऑन फायर, ये भी दूसरे लोगों ने किया। दिस लेड टू इंजरीज बीइंग सस्टेन्ड बाय पुलिसमैन ऑन ड्यूटी एंड सम मेंबर्स ऑफ द पब्लिक। ठीक, अब इसमें जो उनकी कोशिश रही है पुलिस की, वो ये रही कि जो प्रोसेशन है वो एकदम शांतिपूर्ण था, उसकी कोई लेना देना नहीं था। दूसरे जो हमला दूसरे पक्ष ने किया उसमें, और लिहाजा जो आरोपित व्यक्ति हैं वो सारे के सारे मुसलमान हैं और उनके खिलाफ एक तफ्तीश पुलिस की जो जांच है वो चल रही है। अब इस चीज को लेकर के इलाके में जो हमने पाया, उन्होंने किया कि जो जिनका किसी भी तरीके का पुराना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड इन द सेंस अगर कोई कंप्लेंट भी है तो उनको बुक कर लिया उन्होंने, उनको आरोपित बना दिया बगैर किसी प्रूफ के। और ये हमारा दावा नहीं है सिर्फ कि ये उन्होंने बगैर उसके बना लिया, बल्कि ये बात कोर्ट ने भी अपने ऑब्जर्वेशन में कही है। एंटिसिपेटरी बेल का मामला उन्होंने सुनते हुए तो कोर्ट ने ये कहा कुछ चार लोगों के एंटिसिपेटरी बेल में, द रिप्लाई फाइल्ड बाय द आईओ रिफ्लेक्ट्स that till date no evidence qua
the applicants oblique accused persons has come on record, and it is not on what basis, it is not clear on what basis their arrest is being sought. Merely because they were the residents of C block Jahangirpuri, no presumption can be drawn regarding their involvement. This is the observation of the court कि कोई उसका वो नहीं है उसमें। और इसके विपरीत जो पुलिस की तरफ से वकील ने जो दलीलें पेश की, उन्होंने कहा नहीं साहब, उनका भाई पहले कभी इसमें इन्वॉल्व रहा था, मतलब उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड, तो इनके भी इन्वॉल्व होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं इस तरीके की। और वो रिकॉर्ड्स, वो हमारे पास ऑर्डर्स हैं नेक्स्ट ईयर, वो रिपोर्ट में लगे हुए हैं सारे के साथ। तो दिस इज द रियलिटी, ठीक है। अब डेफिनेटली हमने वहाँ कुछ जो इंडिविजुअल लोग जो कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं, जो अरेस्ट से बच रहे हैं, ठीक है। अरेस्ट से बचने का मतलब हमारी जो जैसा हमें लगा, इट इज नॉट कि किसी ने आरोप किया है तो वो दंगा किया है तो अब वो भागता फिर रहा है, बचता फिर रहा है लोगों से। लोग, जब पुलिस का ये रवैया है वहां पे, और लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस जो एक्चुअल कल्प्रिट्स हैं उनको प्रोटेक्शन दे रही थी, तो पीपल आर अवेयर कि अगर हम पकड़े जाएंगे तो हमारे साथ क्या सुलूक होगा। तो नेचुरली, और ये किसी की भी टेंडेंसी हो कि यू विल ट्राई टू अवॉइड कि भाई हम पुलिस से बचो, और किसी तरीके से अपना कोई कानूनी प्रोटेक्शन अगर मिल सकता है तो वो लो, और जो कि दिया भी है कोर्ट में, citing that there is no evidence cited by the police. So ये जो पूरा का पूरा जो पैटर्न है, ठीक है, ये वही पैटर्न है जो पूरे देश भर में चल रहा है कि एक जो राइट विंग हिंदू एलिमेंट्स हैं, राइट विंग हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, वो चीजें उकसाएंगी, ठीक, दंगा वो करेंगी और करवाएंगी, ठीक। लेकिन क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी पे, पुलिस मशीनरी पे, और आजकल तो जुडिशरी के बारे में भी जो ओपिनियंस आ रही हैं, सब पे जो एक तरीके से प्रभाव है, आधिपत्य है, वो मौजूदा सरकार का है, और वो इन सब का इस्तेमाल करके देन दे ट्राई टू पेंट मुस्लिम्स एज द कल्प्रिट्स कि इन्होंने किया है, और वो उसको साबित करते हैं, और जिसमें कि न्याय और सच और झूठ और इन सब चीजों की मेरे ख्याल से कोई वैल्यू नहीं है, कोई जगह भी नहीं है इस पूरी प्रक्रिया में, ठीक है। उन्हें सिर्फ प्रक्रिया करनी है, और वो प्रक्रिया के थ्रू ये चीज साबित करने की कोशिश करते हैं। यही बात जहांगीरपुरी में भी। देखिए, न सिर्फ ये कि जहांगीरपुरी में कभी इस तरीके का कोई जुलूस नहीं निकाला गया आज तक, ठीक है, लेकिन कम से कम सी ब्लॉक में जहां मुस्लिम मेजॉरिटी और जहां हिंदू परिवार भी जो रह रहे हैं, इवन हिंदू परिवारों का उनका एक है कि हमने तो कम से कम 2 परिवार थे जो कबाड़ी का काम करते थे, ठीक है, वो कहते हैं हम कम से कम 30 साल हो गए हमें यहाँ रहते हुए, हमने कभी किसी तरीके की इस तरह टेंशन या इस तरह का खतरा कभी महसूस किया हो, वो नहीं था यहाँ पे। लेकिन तो ये एक जो पूरा जो निष्कर्ष है पूरी रिपोर्ट का वो है, उसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं विच इज देयर इन द रिपोर्ट, आप वो डिटेल्स देख सकते हैं, और अगर आपके कुछ सवाल हों तो आप वो रखिए। ऐसे कितने लोग हैं जिस पर केस किए हैं पुलिस ने, जिनके पहले कोई डिमांड्स, हाँ, इसमें मैं एक चीज डिमांड भी, हाँ, मैं बता, देखिए हमने जो डिमांड्स जो रखी हैं, एक तो ये कि नॉट फॉर मे बी एज मच द स्केल ऑफ द वायलेंस, लेकिन एक चीज है इसमें जो पूरा का पूरा एक जिस तरीके से जो एक पुलिस ने तो कहा कि एक कॉन्स्पिरेसी की गई है, जबकि और उसने जो मुख्य अभियुक्त बताए हैं उनमें कहीं पे भी कोई किसी हिंदू का नाम नहीं है, ठीक। सारे मुख्य अभियुक्त जो उनके हैं सारे मुसलमान हैं। लेकिन जो दरपेश हकीकत है कि जिस तरीके से
ये सारा कुछ अंजाम दिया गया। मेरे ख्याल से इसमें एक थरोगोइंग इंक्वायरी हमने मांग करी है कि हाई कोर्ट की सिटिंग जज से होनी चाहिए, सच दैट दिस होल कॉन्स्पिरेसी एंड द वे इट इज इनएक्टेड, जिस तरीके से ये चीज बड़ी स्पष्ट होनी चाहिए लोगों को, ठीक है। और दूसरा ये कि जो जिन्होंने गैर कानूनी शोभा यात्रा जो निकाली और जिन पुलिस अफसरों ने उसको संरक्षण दिया, ठीक, उसमें कम से कम अगर हमारी बात नहीं मानते तो जो कोर्ट के ऑर्डर हैं उसी को मान ले, जबकि कोर्ट ने कहा है कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए, एंड द कोर्ट हैज सेड दैट दे आर कॉम्प्लिसिट इन दिस होल अफेयर, दे शुड हैव बीन स्टॉपिंग इट बट दे वर प्रोवाइडिंग फुल प्रोटेक्शन टू इट, ठीक। और उसमें एक ही जो जाहिर सी बात जो शोभा यात्रा में शामिल थे, जो संगठन उनके पीछे थे, वो जो लोग हथियार लेके चल रहे थे, उन सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और जो उनको उचित सजा है वो दी जानी चाहिए। तो ये हमारी इसमें मांगे हैं। हाँ, आप ऐसे कितने लोग हैं जिन पर ये पकड़े गए इस केस में, और पहले के मामले को आधार बनाकर पकड़ा गया इस मामले, कितने लोग हैं? पकड़े जो गए हैं इसमें जो एक इनिशियली हमारे 18 या 19 लोग हैं जो अरेस्टेड हैं, ठीक है। और इसके अलावा 6 या 7 जो थे वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर उनको घोषित किया गया था उसमें, जिनमें से कि 4 को एंटिसिपेटरी बेल भी मिल गई है, ठीक है। जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं उनको एंटिसिपेटरी बेल भी मिली है और कोर्ट ने कहा है कि भाई दे शुड कोऑपरेट इन द इन्वेस्टिगेशन, ठीक। लेकिन सवाल फिर यही उठता है कि जब उनको एक्यूज बना दिया गया बगैर किसी एविडेंस के, ठीक है, तो ये प्रक्रिया आगे जाएगी कहाँ, ठीक है। उसका क्या बनेगा? तो क्या इसको उन्हीं पुलिस अफसरों पे के ऊपर छोड़ा जा सकता है जो कि इन्वॉल्व है इसके अंजाम देने में? कैन दे बी एक्सपेक्टेड कि भाई आप उनसे कोऑपरेशन लीजिए और फेयरली इस चीज को डिसाइड कीजिए, जबकि देयर अनफेयरनेस इज वेरी ऑब्वियस ऑन फेस ऑफ इट। उनके रवैये से, उनके बयानों से ये जाहिर है कि वो उस पर फेयरली काम नहीं कर रहे हैं। तो डिटेल्स तो ये, बाकी सारी डिटेल्स वो रिपोर्ट में हैं जो नाम के साथ हैं, जो अरेस्टेड हैं, जिन्होंने पुलिस के ऊपर किसका दबाव है जो पुलिस इस तरीके की कार्रवाई कर रही है? आप लोगों ने जो फाइंडिंग्स की है उसमें क्या लगा? देखिए, किसका दबाव है तो जो कुछ सारा कुछ हो रहा है देश में उसमें किसका दबाव है, ठीक है। अब ये तो हमारा इंक्वायरी का स्कोप भी नहीं था, ना ही ये हमारे लिए पॉसिबल था कि हम ये कि किसका दबाव है, लेकिन ये हम देख रहे हैं कि ये कोई स्पॉन्टेनियस चीज़ें नहीं हैं जो ऐसे ही हो जाती हैं कुछ से फिरे लोग जिन्होंने ये कर दिया कहीं पे। ये तो लगातार एक सिलसिलेवार तरीके से हो रहा है, अलग अलग जगहों पे हो रहा है और एक ही तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिलता है। अगर इस तरीके से चलता रहा तो आगे नहीं, हाँ, तो दोबारा शोभा यात्रा अगर निकले या इस तरह की परिस्थितियां अगर बनी, देखिए रिपोर्ट ये इन्वेस्टिगेशन करने का और इस रिपोर्ट को जारी करने का हमारा जो मकसद है वो यही है कि अंततः तो लोगों को समझना पड़ेगा कि ये क्या खेल उनके साथ खेला जा रहा है, ठीक है, और जवाब इसका लोगों को ही देना पड़ेगा संगठित होकर के अपनी, और इन सारी चीज़ों का, इन कोशिशों का पर्दाफाश तो लोगों को ही करना पड़ेगा उसमें। तो हमारी रिपोर्ट का तो मकसद यही है कि लोगों तक कम से कम इस सच्चाई को उनके सामने रखा जाए ताकि लोग समझ सकें। तो हम तो यही कर सकते हैं जन हस्तक्षेप के तरफ से जो है। दिल्ली पुलिस वैसे भी होम मिनिस्ट्री में आती है, तो दिल्ली पुलिस तो आप प्रेशर की बात को कहते भाई, अब वो तो डायरेक्टली होम मिनिस्ट्री के अंडर में है। स्टेट एजेंसी पर स्टेट के अलावा किसी का दबाव होता है?
स्टेट एजेंसी पर हाँ स्टेट के अलावा किसी का दबाव होता है? नहीं, एकदम नहीं होता। नहीं तो ये बात है इसमें। भाई देखिए अब हम क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। सेंट्रल होम मिनिस्टर कौन है, ठीक है। अगर इस तरीके की कार्रवाइयां होती रही तो आगे क्या खतरे आप देख रहे हैं? देख खतरे तो आगे नहीं होंगे, खतरे तो हम देख रहे हैं अपने सामने कि क्या हो रहे हैं, ठीक है। ये खतरे तो ये है कि इस तरीके के जो विवाद नहीं है वो उन्हें अगर विवाद बनाया जाएगा, उन्हें अगर तूल दिया जाएगा तो जो असली मुद्दे हैं लोगों के वो मार खाते हैं, वो पीछे रह जाते हैं, ठीक है। इस तरीके की जब बातें होंगी, मैं समझता हूँ कि चाहे वो प्रोसेशन में जो शामिल रहे हों या जिनको आज आरोपित बना के पकड़ा जा रहा है, जिनके परिवारों को तंग किया जा रहा है, बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा होगा जो दोनों के लिए बराबर होगा, लेकिन कहीं उस पर बात होती है और उस पर बात ना हो, उससे ध्यान हट जाए, उसके लिए ये सब किया भी जाता है। बेरोजगारी है, महंगाई है, सारा कुछ है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ऐसा ही होता रहेगा और एक लाचारी की सी स्थिति है। मैं सोचता हूँ आज जो श्रीलंका में जो घटना हुई है, ठीक है, तो ऐसा नहीं, लेकिन जितनी देर लगेगी उतना ज्यादा नुकसान और होता है। जब आप फाइंडिंग्स कर रहे थे या लोगों से मिल रहे थे सपोर्ट के लिए, तो क्या आप लोगों ने पुलिस की तरफ से भी उनका पक्ष जानने की कोशिश? जी, पुलिस की तरफ से बाकायदा पक्ष जानने की कोशिश करी। हम जहांगीरपुरी थाने में गए, उन्होंने तो ये कहा कि भाई अब हमारे पास इसके कोई कागज वगैरह नहीं है, ये सारा मामला जो है क्राइम ब्रांच रोहिणी को चला गया है, आप उनसे बात कीजिए। क्राइम ब्रांच रोहिणी में हमने उनसे समय मांगा मिलने के लिए, जो आईओ हैं केस के, तो पहले तो वो रिसेप्शन से आगे नहीं, कहीं फ़ोन ही ना लग के दे, मतलब एक्सटेंशन और जो भी है। फिर एक सज्जन ने उठाया, उन्होंने बहुत मुश्किल से आईओ का नंबर दिया। जब आईओ से बात हुई तो आईओ साहब ने सीधा ये कहा कि भाई हम किसी अनजान व्यक्ति को क्यों बताएं, क्या कर सकते थे उसमें। तो हमने, लेकिन जो है कि इसमें जो आरोपित लोगों के जो वकील हैं उनसे भी संपर्क किया, उनसे भी बातें करी और काफ़ी डिटेल्स वहाँ से भी मिली हमें कि कौन कौन लोग गिरफ्तार हैं। और इसमें अभी तक सिर्फ एक लड़के को, हिंदू लड़के को बेल दी गई थी, वो भी कंडीशनल बेल दी गई थी क्योंकि उसका पिताजी की तबीयत वगैरह कुछ खराब थी ऐसा कुछ, लेकिन बाकी जितने भी लोग हैं सबकी बेल अभी रिजेक्ट करी गई, सिर्फ ये 4 जनों को छोड़ के जिनको कि एंटिसिपेटरी बेल अलग से मिला है। अभी आपने कहा कि सिटिंग जज के जरिए जांच की मांग आप लोग कर रहे हैं, अभी तो दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, वो किस स्तर पर जांच कर रही है? नहीं तो दिल्ली पुलिस तो वो जांच के निष्कर्षों पे पहले पहुंच गई है और बाकी चीजें अपने उन निष्कर्षों के हिसाब से वो कर रही है। जांच तो कुछ, देखिए जांच की, अगर हम एक उदाहरण दें जलालुद्दीन का, ठीक है, वो उनकी माँ जहां आ रहा वो कम से कम 86-87 साल की है, ठीक। अब उन्होंने ये किया, जलालुद्दीन का नाम, वो जब देखा बाजार एकदम बंद हो गया, पता लगा झगड़ा चल रहा है और ये सारा कुछ, जैसा उनके परिवार वालों ने बताया, तो जलालुद्दीन देखने के क्या हो रहा है उसमें, कहीं उनकी कहीं फोटो किसी कैमरे में आई या क्या हुआ, ठीक। तो पुलिस उनको ढूंढ रही थी, जलालुद्दीन बचते फिर रहे थे, ठीक है। तो पुलिस ने जलालुद्दीन के 2 बच्चे, वो 13-14 साल की उम्र के या 15 साल की उम्र का बड़ा वाला था, उनको उनकी नानी के यहाँ से अरेस्ट कर लिया, ठीक। और बाद में कितनी ही बार उनकी माँ ने बोला कि बगैर कोई इजाजत लिए कुछ भी पुलिस वाले सिविल क्लोज में आके घुस जाते थे घर में और घंटों घंटों बैठे रहते थे, घंटों घंटों बैठे रहते। अब कहते हम क्या बताएं, कितना बताएं, जितना हमें पता है हमने बता दिया। और बाद में जब वो बच्चों को उठा के ले गए तो जलालुद्दीन ने फिर सरेंडर किया बच्चों को, तब छोड़ा जा करके पुलिस ने। अब भाई विजय मल्ल्या के बच्चों को तो या परिवार वालों को नहीं उठाते, या बाकी जो हजारों करोड़ों रुपए लेके भाग गए उनके परिवार वालों को तो नहीं पकड़ लेते। उनको मालूम है गरीबों के ही बच्चों को हम उठा करके इस तरीके से धमका सकते हैं। तो पुलिस तो ये कर रही है। अब इसे हम तहकीकात कहेंगे या क्या कहेंगे?
जो चीज खुली और साफ तौर पे जाहिर हो चुकी है कि हथियार कौन लेकर के गए, उनकी तहकीकात की पूरी कोशिश है कि उस जो बयां हकीकत है, देखी हुई है कि उसको झुटलाना, ये उनकी तहकीकात है।